हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, उसके अंदर अपन नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने नाइट्रोजन फैमिली में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, उस ऑक्साइड्स के अंदर बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी अपन ने, कुछ रिएक्शंस थी उसके अंदर वो डिस्कस करी थी। इतनी बातें अपन ने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड क्या होता है, उसकी रिलेटेड जो भी रिएक्शंस है वो नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है? HON डबल बॉन्ड O और ये O, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर। किसकी? नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे प्रिपरेशन करते हैं? NaNO3 की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहां से क्या बन रहा है? HNO3 बन रहा है। ये लेब प्रिपरेशन होता है इसका। क्या होता है? लेब प्रिपरेशन होता है। अगर लार्ज स्केल पे बनाना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज में लेते हैं? ओसवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ओसवाल्ड प्रोसेस। उसमें क्या होता है? अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा? PTRS गोज कैटलिस्ट होता है। 500 केल्विन टेम्परेचर होता है और 9 बार प्रेशर होता है। उससे अपने को क्या ऑब्टेन होता है? NO। NO इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में NO, ये प्रोसेस को ओसवाल्ड प्रोसेस बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद में क्या करते हैं अपन? NO की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो NO2 बनाते हैं। उसके बाद में इसमें H2 डाल करके क्या बना लेते हैं? HNO3 बना लेते हैं। और यहां पर जो NO बनता है ये वापस अपन यहां पर रिसाइकिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये यहां पर बन गया एक तरीके से ये, तो ये वापस यहाँ रिसाइकिल हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुई बात? तो इस तरीके से अपन किसका प्रिपरेशन करते हैं? ओसवाल्ड प्रोसेस में तो इतना हो गया। उसके बाद में आगे फाइनली अपन HNO3 का प्रिपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे जो बात करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि अगर HNO3 को याद किया है तो इसका मतलब ऐसी रिएक्शंस को जरूर याद करना है अपने को। ठीक है, देखो रिएक्शन क्या है, आपको याद क्या क्या रखना है इसके अंदर वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। कि जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल कि HNO3 है वो कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं प्लेटिनम और गोल्ड, उसके ऊपर उसकी रिएक्शन नहीं होती है। बाकी जितने भी मेटल्स है उसकी रिएक्शन हो जाती है। तो जो रिएक्शन होती है वो क्या क्या है? कुछ इंपोर्टेंट सिलेक्टेड रिएक्शंस की बात करेंगे, Fe और Zn की बात करेंगे और Cu और Ag की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे तो बेटा बहुत सारी रिएक्शंस है, लेकिन कम से कम इतनी तो याद करें जो एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो दो तरीके के HNO3 है, एक डाइल्यूट HNO3 है और एक कंसंट्रेट HNO3 है। डाइल्यूट HNO3 की बात करें और Fe-Zn के रिएक्शंस की बात करें तो क्या बनता है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और अगर वही कॉपर और Ag की बात करें तो क्या बनता है? NO। कौन सा ऑक्साइड? कौन सा ऑक्साइड? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन का HNO3 ले रखा है, कुछ भी है, आपको क्या बनाना है? NO2 बनाना ही बनाना है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बनेगा बताओ? जितने भी मेटल है उसके नाइट्रेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे मेटल के नाइट्रेट। लेकिन एग्जाम में क्या है, वो चीज तो एक जैसी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? N2O बन रहा है, यहाँ पे NO बन रहा है, ये यहाँ पे डिफरेंस हो गया। तो याद, और वैसे भी एक बात बताओ, अभी इतनी हालत हो गई है सबकी कि कॉपर और मैं बोलूं कि आपको तांबा खरीदना है, ठीक है, आपको सिल्वर खरीदना है, तो उसके लिए नहीं तो बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं भाई नहीं खरीदने वाले। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखना है कि Cu और Ag है, यहां पर क्या? नो। क्या बनेगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। जबकि इस केस में क्या बनेगा? N2O। क्लियर हो गई बात? ठीक है, रिएक्शंस क्या क्या वो देख लेते हैं। देखो इधर कि कॉपर की रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? डाइल्यूट से, तो NO बन रहा है। बस इतना से याद रख लो आप। तो बस एक याद रख लो कि देखो एनसीईआरटी के अंदर ये 4 रिएक्शन ही गिवन है इस तरीके की, और यहां से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप तो याद रख लो कि कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे, देखो कॉन्सेंट्रेट से कराएंगे तो NO2 बनेगा, तो कौन से हैं तो NO2 बनेगा, कौन से हैं तो NO2 बनेगा। तो ये तो आप देखो मत ना भाई, जो चीजें याद करनी नहीं है तो देखने कहां जरूरत आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है कि जिंक दे रखा है, डाइल्यूट दे रखा तो क्या बनेगा, कॉपर दे रखा, डाइल्यूट दे रखा तो क्या बनेगा। इन दो की रिएक्शन को अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जिंक दे रखा है तो N2O बन रहा है, और कॉपर दे रखा है डाइल्यूट के केस में तो NO बन रहा है। तो एक याद रख लो, कॉपर के साथ में NO, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि तांबा और चांदी, देखो गोल्ड प्लेटिनम के साथ तो रिएक्शन ही नहीं हो रही इसकी। ठीक है, तांबा चांदी को अपन क्या बोल रहे हैं? नो बोल रहे हैं। क्या बन रहा है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है।
समझ में आ गई बात? बस एक इसको याद रख लो, बाकी की कोई दिक्कत ही नहीं है। जिंक की बात करें और Fe की बात करें तो उस केस में क्या बनता है, N2 बनता है। ठीक है, तो यहां तक की अपनी रिएक्शन हो जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो इसकी और क्या क्या रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। अदर रिएक्शंस ऑफ कॉन्क HNO3, तो देखो जब भी कंसंट्रेट HNO3 लोगे तो ये ध्यान रखना आप कि बाकी का जो बनने वाला है, मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पे NO2, ये लिख दिया यहाँ पे वैसे कि एनी नॉन मेटल उसकी रिएक्शन इन जनरल लिखा है अपन ने, कंसंट्रेट HNO3 लिया है तो उसमें एसिड बनेगा किसका, नॉन मेटल का, NO2 गैस रिलीज होगी और H2 निकलेगा। तो NO2 तो सब में ही होना है, ये मान के चलना। ठीक है, क्योंकि मैंने एक जगह जनरल लिख दिया है तो सब में NO2 तो मैंने बैलेंस नहीं करी है, एक जनरल प्रोडक्ट की बात करी है। देखो I2 लिया है तो HiO3 बन गया, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन लिया है तो H2CO3 बन गया, आगे H2CO3 किसमें टूट जाएगा, CO2 प्लस H2 में टूट जाएगा। फॉस्फोरस लिया है तो H3PO4 बन रहा है, सल्फर लिया है तो H2SO4 बन रहा है। कौन कंसंट्रेट HNO3 काम क्या कर रहा है यहां पे, इसका काम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका काम है, इसका काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये कुछ रिएक्शंस है, बड़ी अच्छी चीज है, याद रखने वाली बात है। क्या बनेगा, एसिड, कौन सा, उसी नॉन मेटल का। तो यहां बन रहा है HiO3, यहां बन रहा है H2CO3, यहां H3PO4, यहां H2SO4। ठीक है, बात यहां तक की क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे बात करते हैं अपन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फोस्फोरस। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फोस्फोरस, तो देखो इसको सुनिएगा, तीन तरीके के, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एक बार इसको देखने के लिए। ठीक है, तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फोस्फोरस में फोस्फोरस के कितने एलोट्रोप्स है, 3। व्हाइट फोस्फोरस है, रेड फोस्फोरस है और कौन सा है, ब्लैक फोस्फोरस है। कौन सा है, ब्लैक। और ब्लैक में भी दो टाइप के हैं, अल्फा और बीटा। कैसे कैसे बनते हैं, क्या है वो बात कर रहे हैं। व्हाइट फोस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसकी रिएक्शन जब अपन हाई प्रेशर और 473 केल्विन पे कराएंगे तो क्या बनेगा, बीटा ब्लैक फोस्फोरस बनेगा। क्या बनेगा, बीटा ब्लैक फोस्फोरस बनेगा। आगे सुनो, अगर मैं कहूं कि 573 केल्विन में इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर लिया है और कुछ दिन के लिए सेवरल डेज की बात करें तो कौन सा फोस्फोरस बन जाता है, रेड फोस्फोरस बन जाता है। कौन सा बन जाता है, रेड फोस्फोरस। टेम्परेचर कितना लिया, 573 केल्विन टेम्परेचर। और रेड फोस्फोरस में आगे अपन 803 केल्विन टेम्परेचर की बात करें, मतलब रेड फोस्फोरस में 803 केल्विन मतलब टेम्परेचर है, इन सील्ड ट्यूब है, तो कौन सा बन रहा है, अल्फा ब्लैक फोस्फोरस बन रहा है। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि व्हाइट फोस्फोरस में हाई प्रेशर 473 केल्विन बीटा ब्लैक बनता है, जबकि रेड फोस्फोरस में 803 केल्विन की बात करें तो अल्फा ब्लैक फोस्फोरस बनता है। ये बात यहां तक की क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ चीजें हैं कि व्हाइट फोस्फोरस है और रेड फोस्फोरस है, उनमें क्या डिफरेंस है। इन जनरल आपसे कभी पूछ लें स्टेटमेंट की फॉर्म में तो वो अपन देखो देखते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट क्या क्या है, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है व्हाइट फोस्फोरस, जबकि ये कैसा होता है, आयरन ग्रे लस्टर वाला होता है रेड फोस्फोरस। ये पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन CS2, जबकि इस केस में देखो इनसोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज CS2, दोनों के अंदर क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। वाटर में भी इनसोल्यूबल, CS2 में भी, जबकि किसमें इनसोल्यूबल होता है, वाटर में, सोल्यूबल किसमें होता है, CS2 में, कार्बन डाइसल्फाइड। ग्लो इन डार्क, ये डार्क के अंदर ग्लो करता है, जबकि यहां पर नॉट ग्लो इन डार्क, लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फोस्फोरस। व्हाइट फोस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, कौन होता है, रेड फोस्फोरस। बिल्कुल व्हाइट फोस्फोरस ज्यादा ही रिएक्टिव होता है। अब इसकी बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, P4 मॉलिक्यूल होता है। समझ में ये बात, ये मैंने आपको पहले जब कुछ पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो ये तो इसकी P4 की स्ट्रक्चर ये होती है, जबकि रेड फोस्फोरस की कैसी होती है, इसकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है। इन स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि P4 की बात करें तो ये वाली है, और रेड फोस्फोरस पॉलीमेरिक बनाता है, उस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है। समझ में आ गई यहां तक की बात, क्लियर है यहां तक की बात। तो अब चलते अपन आगे, तो आगे अपन बात करने वाले हैं फोस्पिन की। फोस्पिन गैस की स्मेल कैसी होती है, रोटन फिश स्मेल होती है और हाईली पॉइजनस होती है। रोटन फिश स्मेल और हाईली पॉइजनस। क्या इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं देखो। ठीक है, क्या इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि कैल्शियम फोस्फाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, 6H2 के साथ करा रहे हैं, मतलब H2 के साथ, तो क्या बना रहा है, फोस्पिन। ऐसे ही CH3P2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCl के साथ, तो फोस्पिन बना रहा है। तो ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली रिएक्शन हो गई है, हल्की फुल्की आप डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो P4 है, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं अपन, NaOH के साथ करा रहे हैं। एक्वस मीडियम ले रखा है, क्या बना रखा है, PH3 और NaH2PO2। ध्यान देने वाली बात है, P4 का क्या हो गया यहाँ पे, डिसप्रोपोर्शनेशन। P4 यहां पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0, जबकि यहां पर कितनी है इसकी, -3, और यहां पर कितनी है फोस्फोरस की, आप निकाल सकते हो। अरे बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी आ जाएगी, +1। तो यहां पर क्या हो गया, इसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, आगे देखो
क्या क्या है बातें, फोस्फोरस के हैलाइड्स, तो दो तरीके के फोस्फोरस के हैलाइड्स हैं, एक है PX3 और एक PX5, मतलब अपन बात करने वाले हैं PCl3 की और PCl5 की। इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, P4 की रिएक्शन व्हाइट फोस्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो PCl3 बन रहा है, लेकिन एक्सिस में लिया है तो PCl5 बन गया है। ये रिएक्शन तो सिंपल सी है, लेकिन आगे सुनो, अच्छे से सुनो। P4 की रिएक्शन SOCl2 से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, SOCl2 से, तो क्या बन रहा है PCl3। लेकिन वही रिएक्शन P4 की SO2Cl2 से करा दें तो क्या बन रहा है PCl5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। SO2Cl2 क्या बना रहा है PCl5, SOCl2 क्या बना रहा है PCl3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है। यहां से SO2 गैस रिलीज हो रही है, जबकि यहां से H2Cl2 और SO2 गैस तो रिलीज हो रही है, लेकिन एक प्रोडक्ट और क्या बन रहा है H2Cl2 और बन रहा है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है यहां की, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई है। अब बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस की। तो PCl3 की रिएक्शन H2 के साथ करा रहे हैं तो H3PO3 बन रहा है, HCl बन रहा है, जबकि इस केस में क्या बन रहा है POCl3 HCl, लेकिन उसके बाद में क्या बन जाएगा फाइनली H3PO4। इस केस में H3PO3 बन रहा है, इस केस में H3PO4 बन रहा है। समझ में आई बात। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी +3 फोस्फोरस की, तो यहां जो बनने वाला फोस्फोरस है वो भी इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी +3, यहां इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +5, तो बनने वाला जो एसिड है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी +5 की आएगी। समझ में आ गई बात, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है ऐसा। देखो आगे CH3COOH की रिएक्शन PCl3 से करा रखी, क्या बन गया CH3COCl, और CH3CH2OH की रिएक्शन PCl3 से करा रही, क्या बन गया C2H5Cl, और क्या बन गया H3PO3 बन गया। ठीक है, याद रखना PCl3 की रिएक्शन से ये बनता है और H3PO3 बनता है। इधर आओ आप आगे, क्या बोला देखो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है PCl5 की, ये तो ठीक हो गई, ये भी हो गई। CH3COOH की रिएक्शन PCl5 से करा रहे हैं तो CH3COCl POCl3 और HCl बन रहा है। CH3CH2OH से करा रहे हैं तो CH3CH2Cl POCl3 और HCl बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, ध्यान रखना। अगर आपको ये देवे RCOOH मतलब CH3COOH हो गया एक तरीके से मैं बोल दूं, उसकी रिएक्शन कभी आपसे PCl5 से कराए तो इस से करा देना, POCl3 को बाहर निकाल देना। इधर वाला क्या बन गया RCOCl, इधर क्या बन गया POCl3 और उधर क्या बन गया HCl। ये बनाए। अगर किसी अल्कोहल से कराएं ROH कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप एल्डिहाइड से करा सकते हो, ऐसे ही आप कीटोन से करा सकते हो, ऑक्सीडेन से भी करा सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इधर RCl बन जाएगा, उधर क्या बन जाएगा POCl3 एक यहाँ बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। ये तो किया है वैसा, और क्या किया है तो बिल्कुल। और जैसा मैं बोलूँ कि जैसा अपन ने PCl5 की रिएक्शन में जो बनाया है वैसा का वैसा यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट CH3COCl और C2H5Cl किससे बन रहा है PCl3 से बन रहा है। ये बात तो यहाँ तक ही क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अच्छा PCl3 के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, PCl5 के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे से PCl3 की स्ट्रक्चर क्या होगी, अरे क्या होगी PCl3 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, P ये Cl ये Cl और ये Cl और एक इसके ऊपर क्या है लोन पेयर है। ठीक है, PCl5 की स्ट्रक्चर ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कैसे कि यहां पर 2Cl तो कौन से हैं एक्सियल और 3Cl कैसे हैं इक्वेटोरियल। ये इक्वेटोरियल Cl है, समझ में आ रही है बात, और ये एक्सियल Cl है। तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि जो एक्सियल Cl है ये वाले, ये लेंथ में बड़े होते हैं कंपेयर टू द इक्वेटोरियल। क्लियर है बात। मैं इसकी आगे तो नहीं जा रहा क्योंकि अपन केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, बस ये थोड़ी सी बातें आपको बतानी चाहिए कि इसलिए ये कभी हीट करते हैं ना तो ये दोनों Cl निकल जाते हैं और क्या बन जाता है PCl3 प्लस Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। इसका रीजन ये है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे दोनों, तो PCl3 प्लस Cl2 बना लेते हैं। हाँ, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात क्या है PCl5 की, कि PCl5 ये मैंने PCl5 के केस में लिखा है कि इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट एज एन आयनिक सॉलिड। PCl5 है वो सॉलिड स्टेट में किस तरीके से होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। कभी कभी यहां से इसका हाइब्रिडेशन पूछ लेते हैं, तो बताओ ये कैसी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। कैसी है जी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनेगी। जबकि ये कैसा है ऑक्टाहेड्रल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सारी की सारी बात कि PCl5 है उसका जो एग्जिस्टेंस है आयनिक फॉर्म में मतलब सॉलिड फॉर्म में, तो आयनिक सॉलिड होता है तो उसमें कैसा होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में होता है। PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल होता है, PCl6 ऑक्टाहेड्रल होता है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल। चलते हैं आगे। आगे क्या है ऑक्सो एसिड्स ऑफ फोस्फोरस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है क्योंकि आपको मैंने कई क्वेश्चंस करा दिए हैं, बहुत सारे दे रखे, मैंने 7-8 ऑक्सो एसिड लेकर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स तो करा दिए, कुछ स्ट्रक्चर और है उनके ऊपर अपन आ जाते हैं। तो फर्स्ट H3PO2 उसको बोलते हैं हाइपोफोस्फोरस एसिड और क्या बोलते हैं फोस्फेनिक एसिड। और देखो इधर देखो ये H3PO3 इसको बोला फोस्फोनिक एसिड,
ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि फोस्फोनिक एसिड, फोस्फेनिक एसिड, देखो आपको पता है दिस इज द मोनोबेसिक एसिड, दिस इज डाइबेसिक, दिस इज ट्राइबेसिक, कैसे पता चलेगा वो देखो। अब आते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर पे, सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर पे, H3PO2 के। आपको करना क्या है, देखो जितने भी ऑक्सिजन एसिड्स है ना, जितने भी, आप ये ध्यान रखना P डबल बॉन्ड O तो आएगा ही आएगा, P डबल बॉन्ड O, पहली चीज। दूसरी, अब उसके बाद में देखो इसमें क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया तो एक OH आ गया, बाकी कितने H बच गए, 2H, तो ये 2H आ गए। ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी H3PO2 की, मतलब कौन सा एसिड हो गया, फोस्फेनिक एसिड। अच्छा मैंने क्या बोला अभी, मोनोबेसिक एसिड, मतलब यहां से ऑक्सीजन के पास वाला H तो निकलेगा, तो एक ही H+ दे सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड। क्लियर हो गई बात। अगर फॉस्फोरस से डायरेक्ट H इसे अटैच्ड है तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है ये, मतलब दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, H3PO2 इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आपने देखा होगा बेंजीन डाइजेनियम सोल्ट की जब अपन रिएक्शन कराते हैं H3PO2 से, तो बेंजीन बनती है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई इसकी यहाँ की रिएक्शन। अच्छा H3PO3 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, P डबल बॉन्ड O, जितने आपके पास ऑक्सीजन है उतने OH लगा दो, बाकी का H छोड़ दो, ठीक है। अच्छा H3PO4 की कैसे बनेगी, कुछ भी नहीं है, P डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, ये OH, बताओ ये कौन सा एसिड हो गया, ट्राइबेसिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ, 3H+ देगा कि नहीं देगा, ये 2H+ देगा, ये 1H+ देगा। अच्छा याद करने का तरीका ढूंढे इसमें, देखो थोड़ा सा, किसमें, इसमें फोस्फेनिक एसिड और फोस्फोनिक एसिड के अंदर कुछ ऐसा तरीका ढूंढे अपन कि क्या हो सकता है। देखो अच्छे से सुनना, फोस्फेनिक एसिड, इसके अंदर एक ऑक्सीजन है, मतलब इसको मान लो कि एक ही OH है। फोस्फोनिक में कितने हैं, 2, तो इसका मतलब इसमें कितने OH आएंगे, 2H। भाई मैं तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, कुछ ऐसा ढूंढा है क्या, फोस्फेनिक आए कभी तो एक OH होगा उसके अंदर, फोस्फोनिक आए तो 2H होगा, तो देखो 2H है तो फोस्फोनिक, एक OH है तो फोस्फेनिक। H3PO2 फोस्फेनिक होता है, H3PO3 फोस्फोनिक होता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, दिक्कत कहां आती है अपने को, अपन ये भूल जाते हैं कि फोस्फोनिक फोस्फेनिक है कौन सा। ये तो कंफर्म है कि H3PO2 H3PO3 वाला है, लेकिन देखो 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं, मतलब 2H है तो फोस्फोनिक, एक है तो फोस्फेनिक, याद हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स आपको यहां तक ही क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं, आगे बोला है H4P2O5। अच्छा इसका नाम क्या बोला, देखो इन्होंने पायरोफोस्फोरस एसिड। पायरो का मतलब जब भी आता है, इसका मतलब यहां पे ये हो जाता है कि कुछ ऐसा कुछ है, मतलब कौन सी लिंकेज है, कुछ ऐसी लिंकेज है, ये POP। अच्छा बनता कैसे, थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, पहले इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, OH, ये H, ये H और ये OH, पायरोफोस्फोरस एसिड। बेटा कुछ भी नहीं किया है, देखो क्या किया है, ये आपका क्या है, फोस्फोरस एसिड, यही है। अगर इसके, ये फोस्फोरस एसिड है, कौन सा, P, कौन सा है जी, कौन सा है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, और दूसरा भी क्या है, P डबल बॉन्ड O, OH, H और OH, यही है। इसमें से H2 निकाल दो, अरे पायरो मतलब हीट करोगे तो H2 निकलेगा, H2 निकलेगा तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये बन रहा है, तो किसका है, पायरो हीट करने से बना है, और क्या है, फोस्फोरस एसिड, मतलब इसी फोस्फोरस एसिड का तो बना है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पायरोफोस्फोरस एसिड। क्लियर हो रही है बात। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पायरोफोस्फोरस एसिड है, इसमें कितने पीएच बॉन्ड है, क्या पीओपी बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या समझ में आ रही है बात, अरे क्लियर है बात अच्छे से। बाकी इनकी ऑक्सीजन स्टेट वगैरह भी पूछ सकते हैं, तो ये सारी बातें आप कर लेना नॉर्मल वे में, बात नॉर्मल बातें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो हाइपोफोस्फोरिक एसिड। अच्छा हाइपोफोस्फोरिक एसिड है, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, बाकी का क्या बच रहा है, OH OH बच रहा है, सब जगह OH OH लगा दो, ये वाली स्ट्रक्चर बनती है। इसकी एक और स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन अपन अगर जनरल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो H4P2O6 की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से बताया, तो अपन वही लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी इसकी एक स्ट्रक्चर और बनती है H4P2O7 पायरोफोस्फोरिक एसिड, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे कि फोस्फोरिक एसिड है, पायरो बोला है, तो इसी में से क्या निकाल दो, H2 निकाल दो। इसके दो मॉलिक्यूल्स में से अगर बताओ मैं H2 निकालूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ इसकी फोटो क्या बनेगी, अरे बोलो। H3PO4 है, उसमें से H2 निकाल दो, तो देखो इसकी फोटो ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी। अपन इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो ऐसी फोटो बनेगी P डबल बॉन्ड O O, P डबल बॉन्ड O O, H O H O H O H, H4P2O7 पायरोफोस्फोरिक एसिड हो गया।
यहां पर भी वही बातें कि कितने पीएच बॉन्ड है, कितने पीओएच बॉन्ड है, कितने पीओपी बॉन्ड है, इस तरीके की बातें आपसे पूछी जा सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे की स्ट्रक्चर क्या है, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। देखो यहां एक वर्ड यूज किया मेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको आनी चाहिए। कैसे, मेटा का मतलब क्या होता है वो सुनो, कि जब भी आपको, जैसे इन्होंने बोला फॉस्फोरिक एसिड, तो ये आपका फॉस्फोरिक एसिड, इस फॉस्फोरिक एसिड में से एक ही मॉलिक्यूल में से H2 निकाल दो तो क्या बनेगा बताओ, H2O3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो जो H2O3 बन रहा ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो साइक्लिक, जैसे मान लो साइक्लोट्राईमेटा बात करें, पॉलीमेटा, तो उसमें तो ये है। तो ये जो H2O3 बन रहा है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मेटा। मतलब अगर डायरेक्ट H2O में निकाल दो तो मेटा की बात करूंगा मैं यहाँ पे। तो दिस इज द मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल यूज मिली अपन ने, 3, तो इसको बोल दिया। अच्छा साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ बनाने वाले हैं, देखो बनाते हैं। साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड, क्या इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो देखते हैं। देखो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, PO बन गई। अब कुछ नहीं करना, सब जगह डबल बॉन्ड O लगा दो। अब क्या लगा दो, OH लगा दो यहाँ पे, दो जी। किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, HPO3 का होल थ्राइस। मतलब क्या हो गया, H3P3O9। जरा चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 5 6 7, अरे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है। तो बताओ ये कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, साइक्लोट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड बनी कि नहीं बनी। अब देखो HPO3 की बात करें, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड है, तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो इसकी भी बना सकते हैं अपन, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, देखो P डबल बॉन्ड O, ये O, ये P डबल बॉन्ड O, ये O, ये P डबल बॉन्ड O, सब जगह क्या लगा दो, OH लगा दो, ये OH। इसका मतलब उसके बाद में कुछ रिएक्शन, मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसी बनती जाएगी, आगे से आगे चलती जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका लीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से, अरे समझ में आ रही है आपको अच्छे से। किसकी स्ट्रक्चर बनाई है अपन ने, किसकी बनाई, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बना दी अपन ने। तो ये सारा का सारा अपन ने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। समझ में आ गई बात। आप एक दो बार इसको और फोकस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है यहां तक की बात। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।